हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंट साइबर 2025। आज का हमारा डे 20 का टास्क होने वाला है और आज का टास्क है हमारा रेस कंडीशंस के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं रेस कंडीशंस क्या होता है, वो आज हम लोग समझेंगे और इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन दी हुई है स्टोरी, तो मैं स्टोरी पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टोरी दी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है कि टीवीएफसी ने अपने एक लिमिटेड एडिशन स्ले टॉय का स्टॉक निकाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने 10 पीसेस का एक लिमिटेड एडिशन स्ले टॉय बनाया है जो कि रात को अवेलेबल होना था। जिसको जो भी 10 लोग को पहले वो लोग खरीद लेंगे, जो भी 10 लोग पहले खरीद लेंगे उस टॉय को, वो उनका हो जाएगा। ऐसा कुछ होना था। बट इसके लिए क्या हुआ, ऑफ कोर्स अब इतना लिमिटेड चीज़ है तो बहुत सारे लोग आएंगे एक साथ खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हज़ारों लोग रश कर दिए इस चीज़ को खरीदने के लिए। और यहाँ पे कुछ अजीब सा हो गया। मोर देन 10 लकी कस्टमर रिसीव्ड कंफर्मेशन ईमेल। 10 से ज़्यादा लोग उस टॉय को खरीद लिए जबकि स्टॉक में सिर्फ 10 ही थे। और वो लोग दिखा भी रहे थे कि उनका ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ है। वो लोग अपना ऑर्डर आईडी स्लिप सब कुछ दिखा रहा था। तो यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। आखिर सबने आखिरी टॉय को कैसे खरीद लिया। मैक्सकिडी को यहाँ बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब यहाँ पे उसने तुरंत नोटिस कर लिया मैक्सकिडी ने कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने एग्जैक्ट सेम मोमेंट पे परचेस किया है। मतलब मान लो कि 100-200 लोग एक ही, मतलब 10-10 मिली सेकेंड के रेंज में वो लोग पूरा ऑर्डर मार रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऑर्डर्स एक ही टाइम फ्रेम में पूरे स्पैम हो रहे थे सर्वर के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि सिस्टम में एक टाइमिंग फ्लॉ था, उससे वो सारे रिक्वेस्ट बच के निकल गए और सबका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया वहाँ पे। सर कैरेट बेन जो है हॉपसेक से, उसके बैंडिट बनी ने भी ये चीज़ नोटिस की थी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ये टाइमिंग फ्लॉ है सर्वर में टीवीएफसी के। तो उन्होंने भी इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे चेकआउट्स खुद भी बना दिए थे। इससे क्या हुआ, उनका सर्वर और भी ज़्यादा टाइमिंग फ्लो से एक्सप्लॉइट होने लगा। अब इससे क्या हुआ, सुबह तक टीवीएफसी के बाहर बहुत सारे एंग्री शॉपर्स थे और पूरे के पूरे स्टॉक जो था वो खाली हो चुका था क्योंकि 10 की जगह इतने सारे लोगों ने खरीद लिया। उसके बाद हम एक मिस्ट्री भी रिवील करना है कि आखिर क्यों फ्यू मिली सेकेंड्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं हॉलीडेज़ में। लाइक तुम लोगों ने देखा होगा कि जब सेल वगैरह चलती है तो बहुत सारे स्टॉक्स पलक झपकते ही ख़त्म हो जाते हैं। लाइक लिखा रहता है 50 लेफ्ट, अगले सेकंड ख़त्म। तो यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ उसको ऑर्डर करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड्स का ही बात होता है जिसमें वो ऑर्डर्स पूरे आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। अगर इन फ्यू मिली सेकेंड्स को हम लोग अच्छे से हैंडल ना करें तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग का ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, 50 से ज़्यादा, और इसमें अपना स्टॉक नेगेटिव में भी जा सकता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अगर हमारे सिस्टम में ऐसा कोई बग है तो उसको हम लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। हम लोग आज जानेंगे कि रेस कंडीशंस आखिर होते क्या हैं और वो वेब एप्लीकेशंस को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। दूसरा, हम लोग वेब रिक्वेस्ट में रेस कंडीशन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और उसे एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग बहुत सारे रिक्वेस्ट एक साथ किसी सर्वर में भेजें, कॉन्करेंट रिक्वेस्ट्स भेजें, तो हम लोग किस तरह से ये जो अपने वेबसाइट का स्टॉक है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम लोग ये भी जानेंगे कि ये रेस कंडीशन से बचने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास मशीन से कनेक्ट करने के लिए दो चीज़ें दी हुई है आज हमें। एक हमारा अटैक बॉक्स है या दूसरा वीएम। वीएम तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अटैक बॉक्स के लिए आज मैं यूज़ करूँगा वीएम वेयर को। तो मैंने यहाँ इसे ऑलरेडी ऑन रखा है, तो इसको वेट करते हैं। मैं काम करता हूँ यहाँ पे अपना वीपीएन मैं तब तक कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एंड वी विल गो टू रूट। यहाँ मैं डालूँगा ओपन वीपीएन एंड यहाँ मेरी कमांड पहले से है तो मैं एंटर कर देता हूँ इसको एंड हमारा वीपीएन यहाँ कनेक्ट हो चुका है। इन द मीन टाइम ये कनेक्ट हो रहा है तो हम लोग आगे का टास्क तब तक पढ़ लेते हैं। मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ओके,
अब रेस कंडीशन होती क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा कुछ तो रेस हो रहा है, कोई दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में रेस लगा रहे होंगे। तो यहाँ होता क्या है कि लेट्स से कि तुम्हारा कोई वेब सर्वर है, वो वेब सर्वर कुछ प्रोसेस कर रहा है। मान लेते हैं कि अब कोई परचेस कर रहा है किसी चीज़ को, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से समझाने का ट्राई करता हूँ। लेट मी ओपन दिस, क्रिएट अ ब्लैंक फाइल, ओके नो वरीज। हाँ, यहाँ पे देखो, मान लो हमारे ऑर्डर फ्लो कुछ इस तरह से है। पहले सर्वर क्या करता है, ये अपना स्टॉक चेक करेगा। मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल रहे ये। हाँ, चेक स्टॉक। तो सबसे पहले सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या आइटम जो खरीद रहा है यूज़र वो स्टॉक में है कि नहीं है। अगर स्टॉक में होगा तो क्या करेगा, वो उसको परचेस कर लेगा। ये इस पे आएगा, अब बोलेगा ठीक है परचेस कर लो। अब परचेस करने के बाद स्टॉक में से उसको घटाना तो पड़ेगा। तो जितना आइटम खरीदा है, मान लो कि वो 5 क्वांटिटी में खरीदा है, 10 क्वांटिटी में खरीदा है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल फ्लो है। तो अपने सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, पहले तो सर्वर चेक करेगा अपने स्टॉक को, फिर परचेस कर लेगा अगर स्टॉक में हुआ, और फिर स्टॉक में से उतना घटा देगा। लेकिन अब मान लो कि दो लोग एक साथ आते हैं, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी लगभग लगभग साथ में रिक्वेस्ट करते हैं। अपने स्टॉक में अभी मान लेते हैं कि हमारे स्टॉक में 20 आइटम्स है। ठीक है, हमारे स्टॉक में कितना आइटम्स है, 20। तो दोनों ने लगभग साथ में रिक्वेस्ट किया, एक साथ दोनों रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे आए। तो दोनों रिक्वेस्ट के लिए सर्वर ने चेक किया स्टॉक में कितने हैं, स्टॉक में 20 है। ये चेक करेगा कि यूज़र ने कितना मांगा है। तो मान लेते हैं इस यूज़र ने 15 मांगा है, ठीक है, और इस यूज़र ने मांगा है कितना, 10। तो अब सर्वर चेक करेगा स्टॉक को, कितना आएगा स्टॉक में, 20। ये भी चेक करेगा, दोनों साथ में चेक कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स अभी तक कुछ कम तो हुआ नहीं है। तो दोनों सर्वर के रिक्वेस्ट में कितने आए, 20 आए। अब यहाँ देखेगा क्या यूज़र कितना मांग रहा है, 15, यहाँ यूज़र कितना मांग रहा है, 10। तो देख रहे हो कि दोनों ही केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि यूज़र के क्वांटिटी हमारे स्टॉक के क्वांटिटी से कम है। तो हमारे पास इतना इनफ स्टॉक है, तो क्या करेगा, आगे इसको प्रोसीड करने देगा। यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे परचेस कर लेगा ये 15। तो यहाँ पे 15 परचेस हो चुका है, और स्टॉक में से कितना घटा देगा, 15 घटा देगा। तो 20 माइनस 15 कितना जाएगा, 5। और फिर यहाँ पे देखो, अब मान लेते हैं कि उसके जस्ट बाद में इस परचेज को होने में थोड़ा सा और 1 मिली सेकेंड का ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पे स्टॉक में भी डिक्रीज कर देगा, जो करंट स्टॉक वैल्यू होगा। अब करंट स्टॉक में कितना है, 5 बचे हैं, इसमें से कितना परचेस कर लिया हम लोग, 10। वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो यहाँ देख सकते हो कि अपना स्टॉक नेगेटिव में चला गया, और यहाँ सर्वर ने अलाउ भी कर दिया दोनों को प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ इसलिए इसी वजह से हुआ क्योंकि सर्वर यहाँ प्रॉपरली चेक नहीं कर रहा है डिक्रीज करने से पहले या परचेस करते वक्त भी, कि स्टॉक में अभी कुछ अल्टर तो नहीं हुआ है, कहीं स्टॉक में कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए हैं किसी और रिक्वेस्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल मान लो ये कुछ इस तरह से होता कि अगर ये परचेस करते वक्त भी चेक करता कि परचेस करते वक्त चेक करो क्या स्टॉक में है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी चेक करो डिक्रीज करते वक्त कि यहाँ पे कुछ दिक्कत तो नहीं ना हुआ है। अगर ये प्रॉपर फ्लो में चेक करता तो ऐसा दिक्कत नहीं आता। पर यहाँ क्या है, हम लोग ऊपर एक बार चेक कर रहे हैं और फिर नीचे क्या कर रहे हैं, हम लोग बस एक्शन लिए जा रहे हैं उस वैल्यू पे। हम लोग और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई और चेक नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक में अभी क्या चल रहा है, वो हम लोग कोई भी वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के हम लोग रेस कंडीशन को बोलते हैं टाइम ऑफ चेक टू टाइम ऑफ यूज। टॉक टू इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो टाइम ऑफ चेक यानी यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे टाइम ऑफ चेक क्या था, यहाँ पे चेक किए हम लोग, लेकिन जब तक वहाँ पे यूज़ करने पे आए, स्टॉक डिक्रीज पे आए,
बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पे 15 परचेज हो चुके हैं, यहाँ पे 10 परचेज हो चुके हैं, 20 के स्टॉक में से 25 माइनस हो चुका है अभी तक। तो इस टाइप के रेस कंडीशन वल्नरेबिलिटी को बोलते हैं टाइम ऑफ चेक टू टाइम ऑफ यूज। दूसरा अपना होता है रेस कंडीशन, जो कि होता है शेयर्ड रिसोर्स। तो शेयर्ड रिसोर्स पे रेस कंडीशंस किस तरह से होते हैं? कभी तुम लोगों ने एक्सेल चलाया होगा तो ये देखा होगा, लाइक अगर मैं सीट्स ओपन कर लूँ, गूगल सीट्स के ऊपर हमारे पास एक फीचर आता है कि एक ही सीट पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं एक बार में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सीट को शेयर कर दूं, लेट्स से मैं टेस्ट दे देता हूं इस नाम को, टेस्ट सेव, और मैं इसे रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखता हूँ, एनीवन विद द लिंक कर देता हूँ, और इसकी जो लिंक आएगी उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं कुछ इनकॉग्निटो टैब्स में इसका मल्टीपल यूज़र बना देने वाला हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे अपना एक यूज़र है और यहाँ पे अपना दूसरा यूज़र है। आई थिंक इसका कर्सर भी दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे अपना कोई वैल्यू है, कोई स्प्रेडशीट को अपडेट कर रहा था, यहाँ पे लिखा है 1000। ये 1000 क्या है? लेट्स से अभी तक किसी ने 1000 का ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे मैनुअली कुछ स्टाफ लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं वैल्यूज़ को। अब मान लो कि इसी ने 200 का ऑर्डर किया, तो यहाँ पे क्या करना है, इस स्टाफ को इसे 200 से इंक्रीज़ करना है। वहीं जो स्टाफ बी है अपना, उसे भी आता है एक नोटिफिकेशन कि इसने कोई 200 का ऑर्डर किया है, या फिर मान लेते हैं 500 का ऑर्डर किया है। तो सेम यूज़र ने लगभग सेम टाइम पे एक 200 का ऑर्डर किया और एक 500 का ऑर्डर किया। तो यहाँ स्टाफ एक देखेगा कि ठीक है मैं 200 वाला अपडेट कर देता हूँ, यहाँ स्टाफ बी बोलेगा कि ठीक है मैं 500 वाला अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ देखो क्या होगा, 200 वाला यहाँ पे आके इसको अपडेट तो करने जाएगा, इसने इसे क्या कर दिया 200, पर यहाँ पे अब क्या अभी तक अपडेट हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, स्टाफ बी ने कितना बढ़ाया इसको 500, तो मैं अगर इसे 500 कर दूँ, ओके आई थिंक यहाँ पे मैं इसे शो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हो। ओके मैं इसे व्यू ओनली पे किया हुआ हूँ क्या? ओके मैं इसे एडिट नहीं कर सकता, आई थिंक मैंने इसे व्यू ओनली पे शेयर किया हुआ है। हाँ एडिटर, ठीक है, मुझे लगा कि इन्होंने लॉक कर दिया है ऐसा कुछ, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ ये व्यूअर पे सेट थी। तो अब मैं ट्राई करता हूँ इस पर एडिट करने का। यहाँ पे देख सकते हो, ये अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ एक बार, हाँ यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, और क्या मैं अब इसे एडिट कर सकता हूँ? यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू है 1200, यहाँ पे क्या वैल्यू है 1500। इस स्टाफ ने इसके परचेज वैल्यू को बढ़ाया 200 से, इस स्टाफ ने इसके परचेज वैल्यू को बढ़ाया 500 से। टोटल कितना बढ़ना चाहिए था? 700 से, यानी 1000 का कितना होता? 1700। मगर अब यहाँ पे देखना क्या होगा, मैं इसको एंटर करता हूँ, मान लो स्टाफ ए ने अपडेट किया और यहाँ स्टाफ बी ने अपडेट कर दिया, कितना से बढ़ा टोटल? 500 से। अगर मैं उसका उल्टा करता थोड़ा तो वो भी हो सकता था। लेट्स से मैं यहाँ पे भी अंडू करता हूँ, एंड अगर यहाँ पे इसने 200 से किया, यहाँ पे 500 से किया, और ये वाला पहले ख़त्म करे और ये वाला बाद में ख़त्म करे, तो किसका रिजल्ट आ रहा है? उसका जो जिसने बाद में एंड किया। तो रेस कंडीशन यहाँ शेयर्ड रिसोर्स में देख सकते हो, उसी का एप्लीकेबल होता है जो सबसे लास्ट में उसको एंड करे। जो पहले एंड करेगा उसका जो भी चेंजेस होगा वो ओवरराइट हो जाएगा जो उसके बाद एंड कर रहा है। तो ये होता है अपना शेयर्ड रिसोर्स की रेस कंडीशन। यहाँ हमें उसी का एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। तो अब एक और रेस कंडीशन का अपना लॉजिक है, उसको भी चेक कर लेते हैं। एटॉमिसिटी वायलेशन। एटॉमिसिटी वायलेशन ये जनरली तुम लोग को डेटाबेस में देख सकते होगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने कोई परचेस कर रहे हो, परचेस करते वक्त तुम्हारा अमाउंट तो डिडक्ट हो गया, पूरा अमाउंट तुम्हारा ले लिया उसने, तुम्हें पूरा रिसिप्ट भी दे दिया, लेकिन जब तक ऑर्डर शिप होना था
वहाँ बीच में सर्वर उनका कुछ क्रैश कर गया और वहीं पे तुम्हारा ट्रांजैक्शन बीच में फंस के रख गया। अब इसमें क्या हुआ, तुम्हारा ट्रांजैक्शन कट चुका है, वहाँ पे तुम्हारे पास वो ऑर्डर आईडी वगैरह सब बन चुका होगा, पर ऑर्डर पूरा कंफर्म हुआ भी नहीं था उधर डेटाबेस में। तो यहाँ तुम्हारा ऑर्डर क्या हुआ, आधे अधूरे स्टेट में अटक चुका है। अगर वहीं पे मान लो कि हमारा जो सर्वर है वो ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहा होगा, ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि जैसे ही यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे ही तुमने मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये है अपना सिंपल फ्लो जो एटॉमिसिटी को वायलेट करता है। कंफर्म परचेज, फिर उसके बाद आता है अपना डिडक्ट अमाउंट। मान लो यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो तो परचेज हुआ, फिर इसने यूपीआई से तुम्हारे बैंक से पैसा काटा, एंड देन इसके बाद तुम्हें एक स्लिप दे देगा। यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, यहाँ पे दे देगा हमें एक स्लिप ऑर्डर की। तो यहाँ देख सकते हो कितना फ्लो में क्या आ रहा है, पहले ऑर्डर परचेस कर रहा है वो, फिर अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, फिर ऑर्डर स्लिप हमें मिल रहा है। लेकिन मान लो यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर कंफर्म हो गया, परचेस कर लिया तुमने, वहाँ पे परचेज स्टेट में आ गया, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे ऑलमोस्ट आने को था, अमाउंट को डिडक्ट करने ही वाला था, इसी बीच सर्वर क्रैश हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा ऑर्डर तो कंफर्म हो चुका है लेकिन उसका पैसा कटा ही नहीं है, ऑर्डर स्लिप तुम्हें मिली नहीं है। तो यहाँ तो तुम्हारा ऑर्डर हो भी गया, तुम्हें पता भी नहीं है, ना तो तुम्हारा पैसा कटा, लेकिन जिसके पास ऑर्डर गया होगा वो तो शिप कर दिया होगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही इनकन्सिस्टेंट स्टेट बन गई। यहाँ पे कुछ जगह पे कुछ दिखा रहा है और अलग जगह पे कुछ और दिखा रहा है। तुम्हारे लिए हुआ ही नहीं है, बट शॉपकीपर के लिए हो चुका है परचेज। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग रिस्क कंडीशन एटॉमिसिटी में। एटॉमिसिटी यानी कि अगर कोई चीज़ तुम कर रहे हो तो या तो उसे पूरा कर लो या तो करो ही मत। यानी कि अगर तुम्हारा परचेस हो गया और बीच में तुम्हारे डिडक्ट अमाउंट पे आते आते कुछ दिक्कत हो गई, तो ये जो परचेस हुआ है ना, इसको भी अंडू कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। ये इंस्टेड ऑफ इसको ये कंफर्म स्टेट में छोड़ने से अच्छा इसको भी अंडू कर दो। इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। अगर तुम लोग एटॉमिसिटी नहीं परफॉर्म करोगे तो इस तरह के इनकन्सिस्टेंट स्टेट में तुम्हारा ऑर्डर अटक सकता है। अगर यहाँ पे इसने ट्रांजैक्शन यूज़ किया होगा या एटॉमिसिटी फॉलो किया होगा तो क्या होगा, अगर कंफर्म हो गया ऑर्डर लेकिन अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक ये परचेस जो है वो अंडू हो जाएगा। वो बोल देगा कि नहीं ये कैंसल्ड है, क्योंकि अमाउंट तो कटा नहीं। तो शॉपकीपर को वहाँ पे दिखाने से अच्छा है कि उसको वहाँ पे अंडू कर दे। उसको लगेगा कि ठीक है ऑर्डर अभी हुआ ही नहीं है। ये ऑर्डर कब फाइनली परचेज होगा, जब यहाँ पे एटॉमिसिटी फॉलो करते हुए अगर तुम्हारा कंफर्म परचेज, डिडक्ट अमाउंट एंड ऑर्डर स्लिप तीनों स्टेप एकदम कंप्लीट हो गया, तभी जाके शॉपकीपर तुम्हें दिखाएगा हाँ ठीक है तुम्हारा जो ऑर्डर है वो 100% कंप्लीटेड है। अदरवाइज दोनों को कुछ नहीं दिखाएगा। अगर बीच में कहीं अटक गया तो पूरा रोल बैक हो जाएगा, उस दोनों को कोई भी उसका स्टेट देखने को नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। इससे तुम्हारा जो भी इनकन्सिस्टेंट डेटा है वो मिनिमाइज कर सकते हो तुम लोग, या फिर बोल सकते हो कि एटॉमिसिटी से इनकन्सिस्टेंसी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने तीन टाइप्स ऑफ रेस कंडीशंस। ठीक है, तो अब हम लोग ये करके देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग रेस कंडीशंस को कैसे डिटेक्ट एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें दो टाइप का टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले मैं अपने VMware में आ जाता हूँ। यहाँ जो दो टाइप का टूल हमें चाहिए उसमें से एक है हमारा फॉक्सी प्रॉक्सी, जो कि एक एक्सटेंसन है, जो कि वो मैंने अपने ब्राउज़र में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रखा है। तो अगर मैं इसके एक्सटेंशंस को ओपन करूँ
तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सी प्रॉक्सी नाम की एक्सटेंशन है, लाइक जिनके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बर्ब स्वीट की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। अब जिनको नहीं पता है कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं उस पर मैं आऊँगा, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने बर्ब स्वीट को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा जो दूसरा टूल है डैट इज़ बर्ब स्वीट। तो मैं बर्ब स्वीट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अगर तुम्हें ऐसा कोई विंडो देखने को आए जिसमें सिर्फ आ रहा है टेम्पररी प्रोजेक्ट इन मेमोरी, तो उसी पे सिलेक्ट रहने देना। नेक्स्ट दबाना है हमें, यूज़ बर्ब डिफॉल्ट स्टार्ट बर्ब। तो जब तक ये स्टार्ट हो रहा है मैं बता देता हूँ कि बर्ब स्वीट एक्चुअली होती क्या है। बर्ब स्वीट हमारा एक टूल है जिसके थ्रू तुम लोग वेबसाइट पे कोई भी रिक्वेस्ट करते हो, तो वो रिक्वेस्ट इसको कैप्चर, उस रिक्वेस्ट को बर्ब स्वीट हमारा कैप्चर कर लेता है, एंड देन उस रिक्वेस्ट को तुम लोग किसी भी तरह मॉडिफाई करके दोबारा सर्वर पर सेंड कर सकते हो, ताकि तुम लोग देख सको कि सर्वर किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, हमारा बर्ब स्वीट यहाँ ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो तुम्हें काम करना है वो है कि तुम्हें प्रॉक्सी पे जाना है। यहाँ प्रॉक्सी पे जाके गो टू द प्रॉक्सी सेटिंग्स। प्रॉक्सी सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पे क्या लिखा है 127.0.0.1 एंड देन पोर्ट दिया हुआ है हमारा 8080। तो तुम्हें इस सेटिंग को याद रखना है और तुम्हें वापस अपने ब्राउज़र पे जाना है जहाँ पे तुम्हारा फॉक्सी प्रॉक्सी है। तो फॉक्सी प्रॉक्सी पे क्लिक करके अगर तुम लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, लेट्स क्लिक ऑन ऑप्शंस, या हाँ यहाँ पे देखो ऑप्शंस पे मैं आया तो यहाँ प्रॉक्सीज है, इस प्रॉक्सी टैब पे जाओ एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर वो तुम्हें अपना सारा सेटिंग्स डालना होगा। जैसे यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, टाइटल कुछ भी डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बर्ब डाल दे रहा हूँ। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होस्ट नेम का जगह है। होस्ट नेम की जगह तुम लोग वो IP डालोगे 127.0.0.1। पोर्ट की जगह जो हमें पोर्ट दी हुई थी 8080 वो यहाँ पे एंटर करना है। एंड यूज़र नेम पासवर्ड एम्प्टी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये पूरा सेव कर देना है हमें। तो यहाँ देख सकते हो इस नाम से कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देख सकते हो अपनी 2 कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है, बर्ब स्वीट एंड बर्ब। अब यहाँ पे अब ये डिजेबल पे है, किसी को भी इनेबल करने के लिए बस तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने बर्ब स्वीट पे ऑलरेडी सेम सेटिंग कर रखा है, तो मैं बर्ब स्वीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा एंड आई विल क्लिक ऑन बर्ब स्वीट। जैसे मैंने बर्ब स्वीट पे क्लिक किया, अब मेरा जो बर्ब स्वीट है वो मेरे ब्राउज़र के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं अपने ब्राउज़र पे कुछ भी करूँगा बर्ब स्वीट उसको देख पाएगा। चलो देखते हैं फिर इसको। मैं यहाँ बर्ब स्वीट को ओपन कर लेता हूँ एंड हम लोग आते हैं HTTP हिस्ट्री पे। तो देखो ये HTTP हिस्ट्री टैब के ऊपर वो सब कुछ आना चाहिए जो भी मैं ब्राउज़र के ऊपर करूँगा, ताकि हमें पता चले हमारा ब्राउज़र कनेक्टेड है कि नहीं। तो मैं ब्राउज़र पे वापस जाता हूँ एंड सर्च करता हूँ गूगल। यहाँ मैंने गूगल सर्च किया, वापस से अपने बर्ब स्वीट पे आएंगे और देखेंगे कि क्या दिख रहा है हमें। तो यहाँ देख सकते हो हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज आ रही हैं और देख सकते हो सब में क्या लिखा है, गूगल या फिर गूगल से रिलेटेड डोमेन्स है। तो यहाँ अपना ब्राउज़र एकदम सही से काम कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पूरे हिस्ट्री को। सर क्लियर दिस हिस्ट्री, यस। अब नेक्स्ट काम हम लोग को क्या करना है, ये था अपना नॉर्मल प्रॉक्सी। अब इसका एक और मोड होता है विच इज़ कॉल्ड एज इंटरसेप्ट मोड। अगर मैं इंटरसेप्ट मोड को ऑन कर दूं तो अब मैं जो भी रिक्वेस्ट करूंगा उसे बर्ब स्वीट देखेगा तो, लेकिन सर्वर से पहुंचने से पहले ही वो उसको रोक लेगा। यानी मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा बट सर्वर तक वो नहीं जाने देगा, वो उसको रोक लेगा। और फिर जब तक वो रोका हुआ है तुम उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करके उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी सर्वर को भेज सकते हो। तो उसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने इंटरसेप्ट मोड वहाँ ऑन किया हुआ है। तो अब अगर मैं सर्च करूँ गूगल तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरसेप्ट यहाँ पे ऑन था, तो यहाँ पे मेरे पास ये रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। यहाँ बर्ब स्वीट ने इस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया
एंड मैं सब कुछ देख सकता हूँ कि इस रिक्वेस्ट की हेडर क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ। अब फिर अगर मैं चाहूँ तो इसको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। जैसे मैं फॉरवर्ड पर क्लिक करूँगा, ये रिक्वेस्ट चल जाएगी सर्वर के ऊपर जहाँ इसको जाना चाहिए। ड्रॉप कर दूंगा तो यहीं कि यहीं ये रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट कभी सर्वर तक पहुंचेगा ही नहीं। ये होता है अपना इंटरसेप्ट मोड। अगर मैं इंटरसेप्ट को यहीं पे ऑफ कर दूं तो ये अपने आप सर्वर पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कोई भी चेंज करना चाहूँ, लाइक अगर मैं कर दूँ इसको कि इसको google.com पे मत भेजो, इसको तुम google.in पे भेज दो और इसको कर दो फॉरवर्ड, तो ये चला गया google.in पे इंस्टेड ऑफ google.com। तो इस तरह से तुम लोग इस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मैं इसको इंटरसेप्ट को ऑफ कर दूं एंड वापस आऊं तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया, बिकॉज ऐसे गूगल के साथ तुम लोग इतना नहीं कर सकते इंटरसेप्ट चीज़ों को, बिकॉज गूगल की भी अपनी सिक्योरिटी होती है इंटरसेप्शन को लेके। बट ऐसे को तुम लोग अपने कोई कस्टम डोमेन्स वगैरह को ट्राई करके देख सकते हो कि उस पर तुम लोग इंटरसेप्ट करके चीज़ों को मॉडिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। तो मैं सबसे पहले यहाँ की जो हमें वेबसाइट दी हुई है उसी पे हमें टास्क करना है, तो मैं उसकी आईपी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ हमारा टारगेट मशीन है, टारगेट मशीन की आईपी हमें यहाँ दी हुई है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको यहाँ ओपन करता हूँ, पेस्ट एंटर। तो यहाँ देख सकते हो हमारी TBFC की शॉप की वेबसाइट है ये, एंड यहाँ पे हमें एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे आई थिंक कि इसकी पासवर्ड दी हुई है क्या, लेट मी चेक रियल क्विक। यहाँ देख सकते हैं यूज़र नेम अटैकर एंड पासवर्ड attacker@123। तो मैं यहाँ डालता हूँ अटैकर एंड attacker@123। ठीक है, तो हम लोग लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक दो तीन तीन टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। एक हमारा सोल्ड आउट हो चुका है, एक हमारे स्टॉक में 5 बचा है, और स्ले टॉय लिमिटेड एडिशन, ये अपना वो लिमिटेड एडिशन टॉय है जो सिर्फ 10 स्टॉक में था। यहाँ देख सकते हो इन स्टॉक कितना लिखा है, 10 लिखा है। तो इसी पे अपना वो अटैक हुआ था और यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों ने 10 टॉय खरीद लिया था। तो चलो अब देखते हैं कि हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कर पाते हैं कि नहीं। तो एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपना सारा सेटअप रेडी रखना है। हम लोग वापस आएंगे एंड इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं इसको। इंटरसेप्ट ऑन रखेंगे तो इससे क्या होगा, अपना जो भी रिक्वेस्ट है यहाँ पे कैप्चर होगा। ये जो स्टेप है इसके लिए इंटरसेप्ट ऑन रखना कंपलसरी नहीं है, अगर तुम लोग चाहो तो। कभी कभार होता है यहाँ पे इस स्टेप में इंटरसेप्शन के साथ कुछ दिक्कत भी हो जाता है, तो अगर इस इंटरसेप्ट को ऑफ रखो तो भी तुम्हारा काम हो सकता है, बिकॉज HTTP हिस्ट्री के अंदर तुम्हारा जो भी कुछ डिटेल्स है वो अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट को ओपन किया था, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी शो कर रही है। तो हमें ये सारा डिटेल नहीं चाहिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं अभी के लिए इंटरसेप्ट ऑफ ही रखूँगा। मैं प्रॉक्सी पे यहाँ देख सकते हो इंटरसेप्ट मेरा ऑफ है। मैं HTTP हिस्ट्री पे ध्यान दूंगा। मैं करूँगा इसको ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट हो चुका है और अब मैं कार्ट को चेकआउट करने की ट्राई करता हूँ। तो मैंने ऐड टू कार्ट किया तो इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आ गई होगी। यहाँ देख सकते हैं ऐड टू कार्ट, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हुआ था। ये प्रोडक्ट आईडी है इसकी SLED-10 क्वांटिटी 1, ये ऐड हो चुका है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद ये वापस से शॉप के URL पे रिडायरेक्ट कर दिया मुझे, ये उसका रिक्वेस्ट है। अब मैं वापस जाता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। पहले मैं इसे चेकआउट कर लूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ। ओके, आई थिंक एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है। पेमेंट मेथड सिलेक्टेड है, आइटम्स एक स्लेट ऑयल, ठीक है। कन्फर्म एंड पे करता हूँ। कन्फर्म एंड पे मैंने हिट किया, पेमेंट रिसीव्ड, थैंक यू फॉर द परचेज। तो मेरा परचेज हो गया। व्यू ऑर्डर्स पे मैं वापस जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर दिख रहा है। तो स्टॉक पहले कितना था, स्टॉक था पहले 10, अभी स्टॉक कितना है, 9 बचा है। तो मैंने एक परचेस कर लिया, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ। अब अगर मैं वापस जाऊँ तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा चेकआउट पेज यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको देख पाया,
प्रोसेस चेकआउट। रिजल्ट, हाँ यहाँ देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है कि ऑर्डर आईडी मेरा क्या है, पेमेंट मेथड कार्ड, प्रोडक्ट आईडी क्या थी, क्वांटिटी क्या है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रिक्वेस्ट को बहुत बार ये सेंड करना है, ताकि क्या हो कि बहुत सारे टॉयज अपने आप ही ऑर्डर हो मेरे अकाउंट से। इससे क्या होगा कि मैं कॉन्करेंट रिक्वेस्ट जनरेट कर पाऊंगा सर्वर पर भेजने के लिए, जिससे हमारा सर्वर एक ही टाइम पे बहुत सारे सिमिलर परचेस को हैंडल करेगा, और हो सकता है हमारा स्टॉक नेगेटिव में चला जाए अगर हमने प्रॉपर रेस कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है तो। ठीक है, तो अब हम लोग वापस टास्क के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तक हमने अपना काम कर दिया है, पेमेंट रिसीव्ड हो चुके हैं। अब हम लोग करते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं इस रेस कंडीशन को। तो यहाँ पे अपनी जो HTTP हिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया है, प्रोसेस चेकआउट को सेंड टू रिपीटर किया है। रिपीटर क्या है, रिपीटर अपना वर्ब स्विट के अंदर एक टैब होती है, जिसके अंदर हम लोग उस रिक्वेस्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार सेंड कर सकते हैं, या फिर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं इसको रिपीटर के ऊपर सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट है, इसको मैं करूँगा राइट क्लिक, और यहाँ तुम्हें इस टैब पे क्लिक करना है सेंड टू रिपीटर। जैसे ही सेंड टू रिपीटर करोगे, रिपीटर येलो हो जाएगा। तो इस रिपीटर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिक्वेस्ट साफ दिख रहा है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो 1 है, इसको है तुम्हें क्या करना है, ऐड टैब टू ग्रुप करना है। इस 1 पे राइट क्लिक करके ऐड टैब टू ग्रुप एंड क्रिएट टैब ग्रुप पे क्लिक करना, और इस ग्रुप को कोई नाम दे दो। मैं इसको नाम देता हूँ लेट्स से टेस्ट, तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। इसको कर देते हैं क्रिएट। क्रिएट करने के बाद तुम्हें इस पर राइट क्लिक करना है फिर से 1 पे, एंड इस बार तुम्हें क्लिक करना है डुप्लीकेट टैब पे। डुप्लीकेट टैब करके तुम्हें यहाँ पे नंबर दे दो कि तुम्हें कितने डुप्लीकेट्स चाहिए। तो मान लेते हैं हमें 15 डुप्लीकेट्स चाहिए, तो मैं डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि इस ग्रुप में तुम्हारे पास ऐसे 16 रिक्वेस्ट्स बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे रिक्वेस्ट्स को एक साथ सर्वर पे भेजना है। तो इससे क्या होगा, एक टॉय के लिए अब 16 रिक्वेस्ट आने वाले हमारे सर्वर के ऊपर, यानी हमारा सर्वर एक साथ इतने सारे रिक्वेस्ट्स को ट्राई करेगा प्रोसेस करने का। पर है कितना हमारे पास स्टॉक, अभी तो एक परचेस कर ही लिए हैं, स्टॉक 9 बची होगी हमारे पास। अगर हम लोग वापस जाके देखें तो हमारे स्टॉक में कितना बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है। और 9, अब 16 लोग मिलकर 9 खरीदना चाह रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले इसको पैरेलल में हमें भेजना है, एक एक करके नहीं भेजेंगे, एक एक करके भेजेंगे तब तो एक्सप्लॉइट होगा ही नहीं, क्योंकि वो चेक कर लेगा सर्वर। यहाँ हम लोग करेंगे, इस सेंड के ऊपर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना एंड देन क्लिक करना सेंड ग्रुप इन पैरेलल। तो सेंड ग्रुप इन पैरेलल से क्या होगा, ये सारे के सारे रिक्वेस्ट एकदम एक साथ जाएंगे सर्वर पे, और सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेस करना है कौन सा नहीं। तो सेंड ग्रुप पैरेलल पे सेंड करते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका तो कंफर्म हो चुका है, इसका चेक करें, इसका क्या स्टेटस है, स्टेटस कंफर्म्ड। ठीक है, 2 ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, 3 कंफर्म्ड, 4 कंफर्म्ड, 5 कंफर्म्ड, 6 कंफर्म्ड, 7 कंफर्म्ड, 8 कंफर्म्ड, 9। ठीक है, तो 9 कंफर्म्ड हो चुका है, लेकिन 9 के बाद कुछ कंफर्म नहीं होना चाहिए। 10 पे आके देखते हैं, तो 10 भी कंफर्म हो चुका है, 11 भी यहाँ देख सकते हो। ये सारे के सारे रिक्वेस्ट अपने कंफर्म हो चुके हैं, पर थे तो अपने 9 ही। तो मैं वापस से वेबसाइट के ऊपर जाके देखता हूँ आखिर हो क्या रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, और स्टॉक हो चुका है अपना ओवरसोल्ड -7। तो यहाँ देख सकते हो कि रेस कंडीशन ये इन्होंने प्रॉपरली मिटिगेट नहीं किया था, प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया था, तो इसलिए इनको यहाँ पे इस तरह का दिक्कत देखने को मिला। अब यहाँ पे हमारे इसके लिए एक फ्लैग भी है, तो मैं इस फ्लैग को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस फ्लैग को कॉपी करके इसको, ठीक है, व्हाट इज द फ्लैग वैल्यू वंस द स्टॉक्स आर नेगेटिव फॉर स्लेट ऑयल लिमिटेड एडिशन। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लैग है, तो मैं इसको पेस्ट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने स्लेट ऑयल को तो ये कर लिया, तो ठीक है, ये हमने इसने कार्ट नाम किया था इसको यहाँ पे। फिर इसको डुप्लीकेट टैब की मदद से जितना चाहो उतना डुप्लीकेट्स बना सकते हो। सेंड ग्रुप इन पैरेलल करना है, और जैसे ही कर दोगे हमारे पास यहाँ पे
देख सकते हो कि अपना स्टॉक नेगेटिव में जा चुका है। अब मिटिगेशन टॉपिक है। मिटिगेशन यानी कि अब इसको बच कैसे सकते हैं हम लोग ऐसी चीज़ों से। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि तुम्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हारा जो ऐप है वो जितने भी चेकआउट्स हैं उसको प्रॉपर वे में हैंडल करे। यानी अगर कोई दो यूज़र सेम ऑर्डर को एक साथ परचेस करने आ रहा है तो उनमें से एक को रोक लो। एक को रोकने से क्या होगा, एक को बोलो कि तुम जाओ जाके उसका ऑर्डर कंप्लीट करने दो एंड तब दूसरे को आने दो। जैसे ही उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाए अब दूसरे का रिक्वेस्ट आएगा और वो अपना रिक्वेस्ट करके चला जाएगा। इससे क्या होगा कि एक एक करके अब सारे ऑर्डर्स प्रोसेस होंगे उस प्रोडक्ट के लिए। अगर एक साथ कोई बहुत सारे 10 ऑर्डर अगर एक साथ सर्वर प्रोसेस करने आएगा तो फिर या तो उसको चेक करना पड़ेगा कि सबकी क्वांटिटी मिला के जो स्टॉक में है उसके बराबर है या उससे ऊपर है कि नहीं, अदरवाइज वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। तो तुम्हें ये ध्यान में रखना होगा कि जितने भी तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको प्रॉपरली हैंडल करके रखो कि कहीं भी तुम्हारा स्टॉक गलती से नेगेटिव में ना जाए। तो हमें एक फाइनल स्टॉक वैलिडेशन भी परफॉर्म करना है जस्ट बिफोर कमिटिंग द ट्रांजैक्शन, ताकि हम लोग ओवर सेलिंग से बच सकें। इंस्टेड तुमने पहले ऊपर चेक कर लिया था कि हाँ तुम्हारे पास स्टॉक में इतने हैं, लेकिन इससे पहले तुम लोग फाइनल कमिट करो अपने ट्रांजैक्शन को, तुम लोग फाइनल वैल्यू को दिखाने जाओ। एक बार फिर से देख लो कि स्टॉक की वैल्यू क्या है। अगर स्टॉक गलती से भी नेगेटिव में जा चुका है इसका मतलब तुमने जितना ऊपर चेक किया था उसके बीच जरूर कोई ना कोई और परचेज हुआ है कहीं से, और उसकी वजह से या तो स्टॉक शॉपकीपर ने डाउन कर दिया होगा किसी वजह से, तो वहाँ पे तुम्हारा स्टॉक वैल्यू गिर चुका था बीच में ही और तुमने उसमें भी परचेस कर लिया तो स्टॉक नेगेटिव में चला गया। तो वहीं पे रोक दो उसको। इससे क्या होगा कि वो स्टॉक वहीं पे रुक जाएगा एंड वो परचेस अनसक्सेसफुल हो जाएगी। इम्प्लीमेंट आइडेम्पोटेंसी कीज फॉर चेकआउट रिक्वेस्ट टू इंश्योर डुप्लीकेट्स एंड प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स। तुम लोग आइडेम्पोटेंसी कीज भी लगा सकते हो। आइडेम्पोटेंसी कीज एक एडवांस टॉपिक है लाइक डेवऑप्स में। तो मैं इसको यहाँ पे बहुत शॉर्ट में कवर कर देता हूँ बिकॉज लाइक आइडेम्पोटेंसी की को तुम लोग मान सकते हो ऑर्डर आईडीज़। जैसे तुम्हारा एक पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी के लिए अगर तुम लोग बहुत सारा रिक्वेस्ट करना चाहो, लेट्स से कि ऑर्डर आईडी यूज़र ही डिसाइड कर रहा है, तो यूज़र ने ऑर्डर आईडी डाल दिया test123 और उसने उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी से क्या किया, पहली बार में ट्राई किया, रिक्वेस्ट अनसक्सेसफुल हो गया। तो कई बार होता है यूज़र अनॉय होकर स्पैम करने लगता है बटन को। तो वैसे में अगर उसने स्पैम किया तो सेम ऑर्डर आईडी से अगर उस सर्वर के पास 10 रिक्वेस्ट चले गए तो सर्वर देखेगा कि ठीक है ये ऑर्डर आईडी से मैंने अभी तक एक भी रिक्वेस्ट नहीं किया है तो उसको प्रोसेस कर देगा। फिर उसके बाद देखेगा अरे ये तो सेम ऑर्डर आईडी फिर से आ रहा है मेरे पास, तो एक काम करता है जो मेरा पहला ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ था मैं उसी का रिस्पॉन्स तुम्हें दे देता हूँ ताकि वहाँ पे डुप्लीकेट ऑर्डर्स ना क्रिएट हो। तो इसी को आइडेम्पोटेंसी हम लोग बोलते हैं। रेट लिमिटिंग भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब मान लो कि तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे उस एपीआई एंड पॉइंट पे एक बार में 1000-2000 रिक्वेस्ट आए, तुम लोग चाहते हो कि नहीं पर मिनट के हिसाब से कुछ 500 ही रिक्वेस्ट आने चाहिए, तो उतना ही एपीआई तुम्हारा झेल सकता है, तो तुम लोग रेट लिमिट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई रेट लिमिट के ऊपर जाएगा वो उस एपीआई को कुछ टाइम तक एक्सेस नहीं कर पाएगा, लाइक 1 मिनट 2 मिनट तक उसको रुकना पड़ेगा ताकि वो फिर से उस पर रिक्वेस्ट भेज सके। तो ये अपने मिटिगेशन के टैक्टिक्स होते हैं जिससे हम लोग रेस कंडीशन से बच सकते हैं। ठीक है, हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ बचा है। रिपीट द सेम स्टेप्स एज वी आर डन फॉर ऑर्डरिंग द स्ले टॉय लिमिटेड एडिशन। व्हाट इज द फ्लैग वैल्यू वंस द स्टॉक्स आर नेगेटिव फॉर बनी प्लस ब्लू। ठीक है, तो हमें एक और बार इसको एक्सप्लॉइट करना है बनी प्लस ब्लू पे और हमें इसको भी नेगेटिव में ले जाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको नेगेटिव में ले जाने का ट्राई करते हैं। तो बनी प्लस ब्लू हमारे पास स्टॉक में 5 है, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये ऐड कर लेते हैं अपने कार्ट में एंड इसको परचेस कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसकी एक रिक्वेस्ट बन जाए। तो मैं वापस आता हूँ एंड मैं एक बार अपने प्रॉक्सी पे जाके HTTP हिस्ट्री को क्लियर कर लूँगा ताकि हमारे पास जो भी मीनिंगफुल रिक्वेस्ट है वही दिखे हमें। तो मैं वापस आता हूँ एंड चेकआउट करते हैं इसको। चेकआउट कन्फर्म एंड पे व्यू ऑर्डर्स। ओके, अब मैं अगर वापस आऊँ तो ये जो अपना प्रोसेस चेकआउट दिख रहा है ये जो है अपना बनी प्लस के लिए है। तो मैं इसको अब रिपीटर पे भेजता हूँ, सेंड टू रिपीटर। तो ये अपने रिपीटर के ऊपर हम लोग आ चुके हैं।
एंड यहाँ पे देख सकते हो ये एज अ सेपरेट टैब यहाँ आ रहा है, ये इस ग्रुप में नहीं है। ये जो अपना ग्रुप था ये अपना जो स्लेटॉय था उसके लिए है। अगर मैं इसे मिनिमाइज़ करूँ तो देख सकते हो ये 17 अपना अलग आ रहा है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको अभी एक अलग ग्रुप बना लेता हूँ और इसको मैं नाम रख देता हूँ लाइक बनी ब्लू, ताकि मैं इसको कंफ्यूज ना करूँ। बनी ब्लू कर लेते हैं इसको एंड क्रिएट। अब मैं इसके भी डुप्लीकेट्स बना देता हूँ लाइक 15 डुप्लीकेट्स। तो यहाँ अपने डुप्लीकेट्स बन चुके हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सारे रिक्वेस्ट को पैरेलल में सेंड कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये कन्फर्म हो चुका है। अगर मैं 32 भी देखूँ तो ये भी कन्फर्म हो चुका है। हम लोग वापस से वेबसाइट पर जाएंगे एंड चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक्स वगैरह भी यहाँ पे नेगेटिव में आ रहे थे स्लेटॉय के। बैक आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अब 2 फ्लैग शो कर रहे हैं। तो पहली वाली फ्लैग अपनी कौन सी थी, हमारे पास जो एक फ्लैग आया था वो था रेस 007। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा है, विनर ऑफ पनी रेस। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड हम लोग वापस जाते हैं एंड इसे पेस्ट कर देते हैं आंसर में। चेक, वेट करते हैं जब तक ये वैलिडेट होता है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। वापस से हम लोग वापस से देखेंगे। ओके, ये हमारा वैलिडेट हो चुका है, करेक्ट आंसर आ चुकी है। तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारी रूम कंप्लीट हो चुकी है। तो ये थी हमारी रेस कंडीशंस। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हो एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टास्क के साथ, जो कि है अपना मैलवेयर एनालिसिस डे 21। टिल देन कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।